जोहार, जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। महाराष्ट्र में एक नया विवाद, नया नहीं पुराना ही विवाद है, लेकिन नई सिरे से उसको शुरू कर दिया है। शुरू करने वाले लोग जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज को मानने वाले हैं, शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, ऐसा उनका दावा है। और जो इस विवाद के उस छोर पर है, दूसरी साइड में है, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि वो भी शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को मानते हैं। इसमें कुछ नई चर्चा सामने आ रही है। कुछ लोगों का ये दावा है कि छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर है या धर्मरक्षक है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि वे धर्मवीर या धर्मरक्षक नहीं है, बल्कि वे स्वराज्य रक्षक है। लेकिन स्वराज्य रक्षक होने का उनका ये दावा केवल एक बयान तक सीमित है। वो किस प्रकार से स्वराज्य की रक्षा कर रहे हैं, किसके स्वराज्य की रक्षा की, वो धर्मवीर नहीं है, तो वो कौन से धर्म के वीर नहीं है या कौन से धर्म की रक्षा वे नहीं कर रहे थे, इस पर वे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इस पूरी ऐतिहासिक चर्चा पर, इस विवाद पर बात करने के लिए और इस विवाद पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचे, लोगों को ज़्यादा जानकारी इस विवाद के बारे में हो, इसलिए हमने डॉक्टर विलास खरात सर इनको अपने स्टूडियो में बुलाया है। डॉक्टर विलास खरात सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वे लेखक है, वे राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन वे चलाते हैं। इतिहासकार के रूप में उनकी देश भर में पहचान है। तो ऐसे डॉक्टर विलास खरात सर हमारे साथ में है, हम उनका MNTV पर सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। हाँ, धन्यवाद, आपने इस विषय पर चर्चा के लिए मुझे बुलाया जी, क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति हमें नज़र नहीं आ रहा था कि जो इस ऐतिहासिक मुद्दे को न्याय दे सके, तो इसलिए हमने आपको चर्चा के लिए बुलाया। खरात सर, आए दिन बहुजन महापुरुषों की बदनामी जो है वो की जा रही है, फिर वो और यानी जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, राज्यपाल जैसे ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, वे लोग छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और तमाम महापुरुषों के बारे में जो है सरकार में कार्यरत जो लोग हैं वो बदनामी करने का काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे और ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक कुछ लोग बदनामी कर रहे थे, मगर राज्यपाल जैसे एक संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति है, कोश्यारी जी, उनके द्वारा ये बदनामी करना और उसके लिए चाहे RSS का चीफ हो या देश का प्रधानमंत्री हो या सर्वोच्च जो संस्थाएं हैं उसके लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, उसके लिए कोई आपत्ति न जताना, ये इस बात का संकेत है कि वो ऐसा मान रहे हैं कि मान लो महाराष्ट्र में पेशवाई आ गई है। उनको ऐसा, उनका जो रवैया ऐसा हो रहा है कि अभी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, मानो महाराष्ट्र में पेशवाई आ गई है और पेशवा जैसे चाहते थे वैसा ही होगा, ऐसा उनका रवैया लग रहा है। और आम लोग भी अब महसूस करने लगे हैं कि देश में और राज्य में पेशवाई जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पेशवाई कोई गौरव सूचक शब्द नहीं है, अपमानित करने वाला शब्द है। पेशवाओं के राज में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम लेने की पाबंदी थी, संत तुकाराम महाराज की नाम लेने की पाबंदी थी, यहाँ तक कि बाजीराव ने संत तुकाराम महाराज की जो गाथाएं यानी उनकी जो नोटबुक थी उसको तक मंगवाया था और वापस नहीं दिया था। यानी इतना दबाव था कि कोई गैर बराबरी के खिलाफ आवाज़ न उठाए। तो अब ऐसा लगने लगा है आम लोगों को, इससे आप महसूस कर सकते हैं। पेशवाई आप कह रहे हैं कि गौरव का शब्द नहीं है, वो अपमानित करने वाला शब्द है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो गौरव का शब्द है। हाँ, उन लोगों के लिए गौरव का शब्द ज़रूर है, क्योंकि वो अभी तक इंसान नहीं बने। अपने आप को ब्रह्मा के मुंह से पैदा मानने वाले लोग इंसान कहाँ बने हुए। और छत्रपति शिवाजी महाराज को बदनाम इसीलिए वो करना चाहते हैं क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक जाति विशेष के नायक नहीं है, वो बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत है और बहुजन समाज उनके नाम से इकट्ठा हो रहा है या इकट्ठा होगा ब्राह्मणवाद के खिलाफ।
तो प्रेरणा का हनन करना, इसलिए उस प्रेरणा स्रोत पर जमकर हमला कर रहे हैं। राज्यपाल जैसे बड़े अहदे के व्यक्ति को आगे किया है आरएसएस बीजेपी ने, तो ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये सोची समझी हुई साजिश है। आपने लोकतंत्र का भी जिक्र किया कि भारत में लोकतंत्र है और राज्यपाल कोश्यारी जो है वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो उनके ऊपर कार्रवाई इसीलिए होती हुई दिखाई नहीं दे रही है कि जो विरोधी दल है उनको ईडी की नोटिस भेजकर उनके आवाज़ को दबाया जा रहा होगा, इस वजह से भी उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा होगा। विपक्ष को उन्होंने ईवीएम के द्वारा ख़त्म कर दिया है। तो एक तरफा ये जो हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग चुप हैं। इस देश में हम लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं और हम उनका विरोध करेंगे। उनकी षड्यंत्रकारी नीति के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं। अभी आपने विरोधी पार्टी की बात की है, एनसीपी के नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और जो विपक्ष के भी नेता है अजित पवार, उन्होंने असल में तो उन्होंने इस बात को जो सामने लाने का काम किया या उन्होंने इस विवाद को खड़ा किया नए तरीके से कि छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो धर्मवीर नहीं है या धर्म रक्षक नहीं है, बल्कि वे स्वराज्य रक्षक है। और इसके विरोध में अब बीजेपी जो है वो आंदोलन की भूमिका में है। क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कल राष्ट्रवादी दल के नेता और महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता अजित पवार ने अपना नया बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो नागपुर में जो विधानसभा का सेशन था उस दरमियान उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, मगर कल उन्होंने कहा कि ये आज ही क्यों विवाद खड़ा किया जा रहा है। तो उन्होंने दो बातों का हवाला दिया कि जब बजट, स्टेट गवर्नमेंट का बजट पेश किया गया था, तब उन्होंने उस बजट में स्पीच में उनको स्वराज्य रक्षक का, यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार ने वो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी उस समय जो उन्होंने बजट पेश किया, उस समय उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को स्वराज्य रक्षक कहा। और ओकेजन भी ये था कि वडुपुद्रुक जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज का समाधि स्थल है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने निधि की घोषणा उस बजट के माध्यम से किया था, वहाँ पर सुधार और सब करने के लिए। तो उन्होंने ये दलील दिया कि उस समय देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के नेता लोगों ने उस समय कोई अपोज नहीं किया उस दरमियान। और जो सेक्रेटरिएट के द्वारा सचिव के, महाराष्ट्र सचिव के द्वारा जो अध्यादेश निकाला, उसके अंदर भी स्वराज्य रक्षक ये जिक्र आया है, धर्म रक्षक के तौर पर नहीं बल्कि स्वराज्य रक्षक के तौर पर आया है। उस समय भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो आज वो आक्षेप क्यों कर रहे हैं? तो उनका, अजित पवार जी का ये कहना है कि कोश्यारी के द्वारा जो बदनामी की गई और उसके माध्यम से बीजेपी के नेताओं की जो असली छवि है ये बेनकाब हो गई और जनमानस में उनकी छवि खराब हो गई है, और इस वजह से वो आज प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये उनका कहना है। अच्छा, तो मतलब ये आपका आरोप जो है वो बीजेपी पर है। बीजेपी छत्रपति संभाजी महाराज, बीजेपी और आरएसएस संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनकी बदनामी कर रहे हैं। लेकिन वे लोग तो छत्रपति संभाजी महाराज हो, शिवाजी महाराज हो, उन्हें अपने हिंदू धर्म के नायक के तौर पर वो देखते हैं, उनको अपना आदर्श स्थान मानते हैं, तो वे धर्मवीर कहते हैं। तो वे ही लोग छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, इनकी बदनामी कैसे कर सकते हैं? यानी आपके पास में क्या सबूत है? सबूत तो है, इसलिए तो हम उनका विरोध कर रहे हैं।
छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बदनामी की है तो वह आरएसएस इस संगठन ने की है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी और छत्रपति संभाजी महाराज की बदनामी संगठित रूप से की गई है। बम पुरंदरे ये संघ के पूर्णकालीन प्रचारक थे, जो शिव चरित्रकार के तौर पर उनको प्रमोट किया गया और जो बनावट बातें उस शिव चरित्र के माध्यम से प्रचार लाई गई, जिससे महाराष्ट्र की आम जनता का दिमाग खराब करने का काम किया गया, और उसके बैकअप में आरएसएस है। तो आरएसएस ने लिटरेचर निर्माण करके बदनामी की। सरसंघ चालक माधव गोलवलकर ने संघ शिविरों में, आरएसएस का जो ट्रेनिंग कैंप चलता है उस शिविरों में छत्रपति संभाजी महाराज को चरित्रहीन, बदफैली, दुराचारी, भ्रष्ट, शराबी इस रूप में प्रेजेंट किया। उनको अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार, कि वो उनको वो आदर्श मानते हैं और वो हिंदुत्व के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों को ये नैतिक अधिकार नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अभी सबूत का जिक्र आया है, तो मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गोलवलकर ने छत्रपति संभाजी महाराज की जो डेथ हुई, उस डेथ को उन्होंने अपने साहित्य में, जो उनके अभी 12 खंड आरएसएस के द्वारा समग्र श्री गुरुजी समग्र वाङ्मय साहित्य, इसमें उन्होंने खंड 2 में गोलवलकर ने संभाजी महाराज की हत्या को हत्या कहने की बजाय उसको वध कहा। अब संघ के ही लोगों ने जब गांधी की हत्या हुई तो गांधी की हत्या को हत्या नहीं कहा, तो उन्होंने वध कहा। तो वध की व्याख्या उनकी नज़र में क्या है? तो ब्राह्मण धर्म के लिए या ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए जो भी करना जायज़ है वो वध है, यानी जायज़ हत्या। तो वर्चस्व बनाने के लिए अगर किसी की हत्या भी करनी पड़े, वो तो जायज़ हत्या है। तो जायज़ हत्या के लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया वध। अब संभाजी महाराज के लिए गोलवलकर ने, ये तो इतिहासकार लोग मानते हैं, खुले तौर पर सभी लोग, आम लोग को पता है कि संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई, औरंगजेब के द्वारा हत्या कर दी गई। तो औरंगजेब तो कोई गोलवलकर का रिश्तेदार नहीं होगा, तो ऐतिहासिक तथ्य को तोड़ मरोड़ कर भी किसी को पेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो वध कहने की वजह क्या है? तो आरएसएस छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ है, ये इसका प्रमाण है। दूसरा प्रमाण ये है कि संघ शिक्षा वर्ग 1958 में संभाजी महाराज के संदर्भ में गोलवलकर जी ये कहते हैं, आपने सबूत कहा इसलिए मैं बता रहा हूँ, इतिहास का उदाहरण हमारे सामने है कि छत्रपति शिवाजी के बाद उनका पुत्र संभाजी राजा बना, व्यसनों से ग्रस्त होकर वो चरित्र भ्रष्ट हो गया, उसके व्यसन का लाभ उठाकर शत्रुओं ने उसे बंदी बना लिया, अंत तो गोत्वा बड़ी क्रूरता से उसका वध हुआ, या भी वध कहा। संभाजी का तो बुरा हुआ ही, साथ ही संपूर्ण स्वराज्य पर भयंकर आपत्ति आई। बताते हैं वह शिवाजी से भी अधिक पराक्रमी व तेजस्वी था, किंतु दुर्गुणों के आगे सारा पराक्रम और तेजस्विता निरर्थक हो गई। 1958 की आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप में भयंकर गंभीर आरोप संभाजी महाराज पर लगाई, वो भ्रष्ट है, चरित्रहीन है, शराबी है। दूसरी महत्वपूर्ण आरोप उन्होंने ये लगाया कि उनकी हत्या से स्वराज्य के ऊपर बहुत बड़ी हानि हुई, मगर छत्रपति संभाजी महाराज को किसने पकड़वा के दिया, इसको वो छुपाना चाहते हैं। यानी संभाजी महाराज को आरएसएस विलन क्यों बताना चाहता है?
तो इसके पीछे ब्राह्मणों का अपराध बोध है। तो ये इसका प्रमाण है कि जो लोग आज छत्रपति संभाजी महाराज के साथ धर्मरक्षक के तौर पर देखना चाहते हैं, वो गोलवलकर ने जो छत्रपति संभाजी महाराज को चरित्रहीन कर दिया, इतनी भद्दे शब्दों में अपमानित कर दिया, उसका जवाब है क्या देवेंद्र फडणवीस के पास या मोहन भागवत के पास? जवाब है क्या? दूसरा एक ये हुआ श्री गुरुजी समग्र खंड 5 में पृष्ठ 158 पर तो बहुत ही भद्दी भाषा में अपमान किया। शिवाजी पुत्र संभाजी को उसके मामा ने ही मुगल सम्राट औरंगजेब को सौंपा। अब ऐसा हो गया कि इतिहासकारों को आउट कर दिया जा रहा है और आरएसएस के लोगों को इतिहासकार मानकर पेश किया जाएगा, जो अपने ढंग से फसाद कराने के लिए, झगड़े लगाने के लिए या जो तथ्य है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए। इसका जवाब आरएसएस के लोगों को देना होगा कि संभाजी महाराज को, शिवाजी पुत्र संभाजी को उसके मामा ने पकड़वा कर दिया, सम्राट मुगल औरंगजेब को सौंपा। इसका सबूत पेश करें। महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा या तमाम देश भर के मूल निवासी बहुजनों के द्वारा आरएसएस को, भागवत को सवाल पूछा जाना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट है तुम्हारे आरएसएस के मुख्यालय में जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मामा ने ही सौंप दिया। दूसरा उन्होंने तुलना पेशवाओं के साथ की। नारायणराव पेशवा का वध उसके चाचा चाची के षड्यंत्र का परिणाम था। जाति के कारण हुए संघर्ष के उदाहरण प्राचीन इतिहास में देखने को नहीं मिलते। यानी संभाजी महाराज के को पकड़वाने का काम उसके मामा ने अगर किया है तो वो उदाहरण दे रहे हैं इधर पेशवाओं का, नारायणराव पेशवा का, यानी बाजीराव के बाप ने नारायणराव पेशवा को मारा था, तो उसका उदाहरण दे रहे। अरे भाई, पेशवा ब्राह्मण है, पेशवा तो कोई मराठाओं की रिश्तेदार नहीं है, और पेशवा छत्रपति के अधीन गुलाम थे। तो एक ब्राह्मण क्रूर षड्यंत्रकारी, सत्ता के लिए हर कोई षड्यंत्र करने वाले, उसके साथ संभाजी महाराज के मामा की तुलना कैसी की जा सकती है? एक तो तथ्य है ही नहीं। मगर उनका जो शब्द प्रयोग है कि प्राचीन इतिहास में जाति के कारण हुए संघर्ष, तो इसमें अपराध बोध है। और वो अपराध बोध ये है कि उनको ये इनडायरेक्टली बताना है कि संभाजी महाराज को ब्राह्मणों ने पकड़कर नहीं दिया है, बल्कि उसके मामा ने ही उसको पकड़कर दिया है। तो गोलवलकर और आरएसएस जिस अपराध भावना से पीड़ित थे, आज अचानक उनको संभाजी महाराज के प्रति इतना मोह, इतना प्यार कैसे आ गया कि तुम उनको धर्मरक्षक बता रहे हो? पहले ये बताओ कि उनके मामा ने पकड़वा के दिया, इसका सबूत दो। ये बहुत ही भद्दा मजाक है। ये महाराष्ट्र का ही नहीं, बल्कि ये जिनके आधार पर बहुजन समाज के आंदोलन की नींव खड़ी है, उस आंदोलन का मजाक है। ये सबूत है। उनको अधिकार नहीं है आरएसएस बीजेपी के लोगों को धर्मरक्षक के नाम पर दावा करना। यानी एक तरफ आरएसएस छत्रपति संभाजी महाराज की बदनामी करता है और वही आरएसएस उन्हीं छत्रपति महाराज को धर्मवीर और धर्मरक्षक के तौर पर भी कहता है। तो ये दोगलापन है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन ये बात केवल आरएसएस के लोग ही कहते हैं, यानी छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर या धर्मरक्षक केवल वही लोग नहीं कह रहे। कल परसों का जो छत्रपति शिवाजी महाराज की ही एक गद्दी कोल्हापुर में है, शाहू जी महाराज के वंशज है युवराज छत्रपति संभाजी राजे, उनका भी एक बयान है मीडिया में। उन्होंने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो धर्मरक्षक ही है। वो जो खबर में जो आया है 3-4 लाइन ही है, उसका वास्तविक क्या स्टेटमेंट है ये हमें पता नहीं है, मगर उससे अर्थध्वनित हो रहा है कि क्या
छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर कहने के पीछे आरएसएस बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है और इसके खिलाफ राष्ट्रवादी के नेता लोग खुलेआम बोल रहे हैं। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के ही एक दूसरी राजगद्दी जिसको कोल्हापुर संस्थान कहा जाता था, उनके विद्यमान जो वारिस है संभाजी राजे महाराज, इनके द्वारा कहना नहीं वो धर्मरक्षक है, तो उनका ओरिजिनल स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है। मगर सवाल ये होता है, क्या संभाजी राजे के ऊपर, विद्यमान संभाजी राजे के ऊपर आरएसएस बीजेपी के लोगों ने दबाव तो नहीं डाला? अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ लिया जाए तो वही ध्वनित हो रहा है कि आरएसएस के लोग उनको धर्मरक्षक बताना चाहते हैं और ये भी धर्मरक्षक के लिए आग्रह कर रहे हैं। क्या वो 2024 के लोकसभा के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? हो भी सकता है। हमने उन्हें संपर्क करने का प्रयास किया, मगर वो उनके पीएनए का बात करवा के देंगे, मगर हम जानना चाहते थे। वो हमारे मूवमेंट से जुड़े हुए थे और वो छत्रपति के घराने के, इसीलिए हम उन्हें वेरीफाई करना चाहते कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आया। जब हमारी बात होगी तो हम उन्हें पूछेंगे। मगर सवाल है, क्या आरएसएस बीजेपी के लोगों ने उन्हें दबाव डाला क्या? दूसरा सवाल है कि अगर धर्मरक्षक है तो कौन से धर्मरक्षक है, कौन से धर्म के धर्मरक्षक है? जो हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार किया जा रहा है तो ब्राह्मण धर्म है। जिस ब्राह्मण धर्म ने छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा मानने से इनकार किया था, जिस ब्राह्मण धर्म ने उसी कोल्हापुर संस्थान के गादी के वारिस शाहू छत्रपति महाराज को वेदोक्त प्रकरण में अपमानित किया था, क्या उस धर्म का वो समर्थन करना चाहते हैं? ब्राह्मण धर्म वर्ण व्यवस्था पैदा किया, ब्राह्मण धर्म ने छुआछूत पैदा किया, ब्राह्मण धर्म ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, घुमंतु जनजातियों का निर्माण किया, महिलाओं की गुलामी पैदा की, और ये सारे एक संघ जो बहुजन समाज है इसको 6500 जातियों में विभाजित किया और ये 6500 जातियों को इकट्ठा करने का ख्वाब ही स्वराज्य है। और उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ने जीवन जिंदगी लगाई और उनको इकट्ठा करके स्वराज्य को प्रैक्टिकल में लोगों को दिखाया। तो धर्मरक्षक कहने के पीछे क्या वो स्वराज्य का विरोध तो नहीं है? ये सवाल खड़े होते हैं। क्या उनको ये कहना है कि वो धर्मरक्षक है? तो संभाजी महाराज एक ढंग से धर्मरक्षक जरूर है। ब्राह्मण जो कह रहे हैं उसके पीछे एक प्लान है कि संभाजी महाराज को किसने पकड़ के दिया। इस बात पर पर्दा डाला जाए तो पर्दा डालने के लिए उनका महिमा मंडन करना होगा, और महिमा मंडन के लिए ब्राह्मणों ने 3 शब्दों का प्रयोग किया: देश, धर्म और स्वराज्य के लिए जान देने वाला वो धर्मवीर है। अब मारा तुम लोगों ने और तुम उनका महिमा मंडन कर रहे हो मारने के बाद। अगर संभाजी महाराज धर्म रक्षक है तो संभाजी महाराज के ऊपर शाक्त परंपरा, जिसे बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, उसका प्रभाव ज़रूर था। उन्होंने बुद्धभूषणम नामक ग्रंथ भी लिखा था और वो अवैदिक परंपरा को फॉलो कर रहे थे। तो अवैदिक परंपरा का जो विचारधारा है बुद्धिज़्म, उसका संभाजी महाराज पर यकीनन प्रभाव था। उसके वो रक्षक हो सकते, ब्राह्मण धर्म के वो रक्षक नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। अभी जो आरएसएस के जो लोग हैं वो धर्मरक्षक, धर्मवीर कहते हैं और ये भी कहते हैं कि धर्म के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई और उनकी मृत्यु भी धर्म के लिए ही हुई। ऐसा प्रचार वो लगातार करते आ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ब्राह्मणों का एक चरित्र है और वो चरित्र है झूठ और मक्कारी। जब महाराष्ट्र में एल्फिंस्टन आए थे
तो उन्होंने ब्राह्मणों के चरित्र के संबंध में अलग अलग लोगों के अभिप्राय लिए थे। मिस्टर चैपलिन एक थे और एक ग्रैंडअप थे। तो मिस्टर चैपलिन का ब्राह्मणों के बारे में जो उनके कैरेक्टर को लेकर मिस्टर चैपलिन का ये कहना था कि ब्राह्मण लोग बहुत विचित्रपूर्ण लोग हैं, यानी उनका कैरेक्टर आप जल्दी पकड़ नहीं पाओगे, एक क्षण क्षण में बदलते हैं। वो बहुत झूठे हैं, दाम्भिक है, भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, और ये लोग असभ्य लोगों के वंशज हैं। ये उनका चैपलिन का कहना था। और ग्रैंडअप का ये कहना था कि ब्राह्मण को सत्ता भी अगर मिल जाए तो भी वो बेचैन होते हैं। उन्हें इस बात का डर होता है कि ये सत्ता हमसे कोई छीन तो नहीं लेगा। एल्फिंस्टन का कहना है कि ऊपरी तौर पर वो आपको हिंसक नज़र नहीं आते, मगर वो बहुत ठंडे दिमाग के शातिर लोग हैं। वो दूसरों को आगे करके हिंसा का मामला कर लेते हैं। तो ये जो कैरेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, वो कैरेक्टर इसलिए बता रहा हूँ कि ब्राह्मण लोग बाजीराव के नाम से नहीं लोगों को इकट्ठा कर सकते। संभाजी महाराज, तो संभाजी लोगों का अगर इस्तेमाल करना है तो बहुजन समाज का कोई ना कोई आदर्श है, उस आदर्श को चुनना होगा। और उस आदर्श को बहुजन समाज अगर मान रहा है तो उस आदर्श का ही अगर ब्राह्मणाइजेशन कर लिया जाए तो ब्राह्मणों के लिए आसान है। तो ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद इस स्वराज को जो ब्राह्मण खत्म करना चाहते थे वो खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि उनका जो सच्चा नेक वारिस था संभाजी महाराज, उन्होंने उस स्वराज को बचाया, उसको चलाया, और उसके अंदर राष्ट्रीय लीडरशिप का गुण था। तो ब्राह्मणों ने योजना करके संभाजी महाराज को पकड़वा के दिया, और पकड़वाने के लिए औरंगजेब के साथ पेशवा ब्राह्मणों ने गुप्त समझौता किया, और इसके लिए रामदास के 2 शिष्यों ने तक संभाजी महाराज को संगमेश्वर में पकड़ने के लिए गुप्त तरीके से जानकारी दी गई। पकड़ा गया क्षेत्र संगमेश्वर कोंकण में है, और मार दिया गया पूना डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाउंड्री पर शिरूर तहसील में वडुबुद्रुक में। तो ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, संभाजी महाराज की हत्या के लिए ब्राह्मण लोग जिम्मेदार है, ब्राह्मणों ने उनको पकड़वा के दिया, और पकड़वाने की सुपारी पेशवा ब्राह्मणों ने लिया। ये एक पहलू को आप समझो, यानी धर्मवीर क्यों कह रहे हैं, धर्मवीर के पीछे क्या माइंड है। आम लोग जो है उनको किस धर्म के नाम से गुमराह किया जा रहा है, मगर वो धर्मवीर के पीछे क्या सोच है वो जानोगे, समझोगे तो आप लोग ही आरएसएस के धर्मवीर के पीछे के षड्यंत्र को समझोगे तो विरोध करोगे संदर्भ के साथ। वो संदर्भ नहीं बता रहे हैं। उन्होंने ये प्रचार किया कि औरंगजेब ने जब संभाजी महाराज को पकड़ा तो उन्हें कुछ पूछा, सवाल पूछे। इतिहासकार क्या कह रहे हैं और आरएसएस के लोग क्या प्रचार कर रहे हैं। आरएसएस के लोग इतिहास को आधार बनाकर प्रचार नहीं कर रहे, बखर को आधार बनाकर प्रचार कर रहे हैं। और बखर क्या है, ये संभाजी महाराज के हत्या के कई वर्षों बाद धारवटकर नामक इतिहासकार है, उनका दावा है कि 160 वर्ष के बाद बखर लिखे गए, नहीं कोई समकालीन डॉक्यूमेंट नहीं है, या जिसको कहा जाए प्राइमरी रिसोर्स है, ये प्राइमरी प्राथमिक साधन है, ऐसा नहीं है। ये द्वियम भी साधन नहीं है, तीयम भी साधन नहीं है, ये सब फर्जीवाड़ा है। तो उसको आधार बनाकर आरएसएस के लोग और आरएसएस के थिंक टैंक वाले सोकाल्ड इतिहासकार, उसको इतिहासकार ही नहीं माना जा सकता, बम पुरंदरे इतिहासकार ने, वो लोग एक फेक चीज़ को आधार बनाकर प्रचार कर रहे हैं। और रियल हिस्ट्री अलग है। रियल हिस्ट्री क्या है, संभाजी महाराज को 2 ही सवाल पूछे गए थे। नंबर 1 सवाल पूछा गया कि स्वराज्य का खजीना किसके पास है और कहाँ है,
दूसरा सवाल पूछा गया कि हमारे लोगों में से कौन कौन लोग तुमसे मिले हुए हैं, ये उसने सवाल पूछा था। यानी औरंगजेब को ये जो स्वराज्य जो खड़ा हो गया है इसको रोकना ज़रूरी था, और संभाजी महाराज के अंदर इतनी कुव्वत और क्षमता थी कि वो राष्ट्रीय लेवल का लीडर बन सकता है। ऐसे कुछ रिकॉर्ड अब हमारे पास आ गए हैं। औरंगजेब ज़्यादा परेशान होने की वजह ये थी, हिस्ट्री है, इनकी मिथक कथाएं क्या है जो बखर के द्वारा पैदा की गई। तो बखर के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पूछा, तुम मेरे बेटी से प्यार करते हो क्या, जो उनकी कथाएं बता रही। तो उन्होंने कहा करते हैं। तो तुम निकाह करोगे, शादी करोगे? तो उन्होंने हाँ करेंगे, मगर इसकी शर्त है कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। तब संभाजी ने इसके लिए मना किया, इस्लाम कबूल करने के लिए मना किया, मगर शादी करने के लिए हाँ कहा। दो बातें। तो मना किया, इससे गुस्से में आकर औरंगजेब ने क्या किया, उसकी आंखें निकाली, उसके शरीर को विकृत किया, गर्दन तोड़ दी। ये कथा आरएसएस बीजेपी के लोग प्रचार करते हैं, यानी छत्रपति संभाजी महाराज को चरित्रहीन कहते हैं, दुराचारी मानते हैं, भ्रष्ट, नीति भ्रष्ट मानते हैं, और औरंगजेब की लड़की और संभाजी महाराज का प्यार मोहब्बत था, ऐसी झूठी बातें प्रचार करते हैं। और ऐन वक्त पर संभाजी महाराज इस्लाम कबूल करने के लिए मना करते, इसीलिए वो धर्म रक्षक है। ये कहानी बताकर संभाजी महाराज को एक बिरुदवाली दी जाती है, एक विशेषण दिया जाता है कि संभाजी महाराज धर्म रक्षक है। ये बैकग्राउंड मान्य है क्या आपको? ये इतिहास है क्या? देवेंद्र फडणवीस, ये इतिहास है धर्म रक्षक? ये उनकी जो कहानियां आप लोग प्रचार कर रहे हो वो इतिहास है? वो तो इसके पीछे तो हमारे राजा का चरित्र हनन करना चाहते हैं। अगर आरएसएस बीजेपी के लोग जिस रूप में धर्म रक्षक कहते हैं, अगर उसको मान्यता देनी है तो आपको ये बात स्वीकार करनी होगी, आपको ये बात मान्य करनी होगी कि संभाजी महाराज चरित्रहीन है, संभाजी महाराज चरित्र भ्रष्ट है, दुराचारी है, शराबी है। ये बात हमें अमान्य है, हमें अमान्य है, इसीलिए हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। रियलिटी क्या है? 1960 में वासी बेंद्रे साहब ने संभाजी महाराज का चरित्र लिखा, और संभाजी महाराज के चरित्र को लेकर बखरकारों ने जो गंदे भद्दे आरोप लगाए थे, सप्रमाण उसको सिरे से खारिज कर दिया। तो उसमें कौन आ गए अभी? चरित्रवान संभाजी, नीतिवान संभाजी, पिता का ही विरासत को चलाने वाला संभाजी, शूद्र अति शूद्रों का कैवार लेने वाला संभाजी, महिलाओं की सुरक्षा करने वाला संभाजी, चरित्र नायक संभाजी और साहित्यकार संभाजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षमता उसके अंदर है। ऐसी महानायक के तौर पर संभाजी महाराज, वासी बेंद्रे जो बहुजन समाज का हिस्सा है, कायस्थ जाति के थे, और उनको सच्चाई मालूम थी, उन्होंने वो धाड़स करके पेश किया उन्हीं ब्राह्मणों के समक्ष। मगर ब्राह्मण लोग आज भी वासी बेंद्रे को इस वजह से घृणा करते हैं क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों की ये मिथक कथाओं को और उनकी ये झूठ बातों को उनके जीते जी खारिज किया, इसलिए उनकी उपेक्षा करते हैं। हम उनको एज ए हिस्टोरियन के तौर पर उनको स्वीकार करते हैं। मगर सच्चाई क्या है? संभाजी महाराज चरित्रवान थे, इसके बारे में वासी बेंद्रे का एक स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। वासी बेंद्रे कहते हैं, जिन ब्राह्मण लेखकों को, ब्राह्मण इतिहासकारों को, वो जो संभाजी महाराज और औरंगजेब की जो लड़की है जिसको उन्होंने प्रेयसी के तौर पर दिखाया, उनकी निजी बातें, ये बातें, निजी बातें और संवाद जो उन्होंने लिखे हैं, ये कल्पना के आधार पर ही लिखना संभव है। व्यवहार में वहाँ उपस्थित नहीं थे, मगर निजी संवाद वो लिख रहे जो हुए नहीं। मगर संभाजी महाराज के मृत्यु का स्थल कहाँ है, ये बताने का कोई साहस ब्राह्मणों के अंदर नहीं है। जो ब्राह्मण उनके मृत्यु स्थल, मृत्यु का स्थान कहाँ पर है, ये बता नहीं पा रहे हैं। तो उनकी इन चरित्रहीन
चरित्रहीनता वाली बातें, संभाजी महाराज को बदनाम करने वाले बातों को क्यों तवज्जो देते हो? ये उनका रिमार्क बहुत महत्वपूर्ण है। मगर धर्मवीर के साथ ये सबूत हम यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि 1915 में भारत इतिहास संशोधन मंडल, जो इन्हीं ब्राह्मणों का है जिन्होंने ये विवाद को पैदा किया, उसमें पीएन पटवर्धन, इनका एक आर्टिकल है संभाजी और जेबुनिसा। जेबुनिसा यानी औरंगजेब की लड़की, क्योंकि उनके साथ संबंध जोड़ा जा रहा है ना। तो भारत इतिहास संशोधन मंडल 1915 का ये विशेषांक है, उनका अंक है, और पेज नंबर 145 पर वो आर्टिकल छपा है। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जेबुनिसा का संभाजी महाराज से कोई संबंध नहीं है। एक बात उन्होंने, पटवर्धन जो हिस्टोरियन है, और भारत इतिहास संशोधन मंडल, अब आरएसएस बीजेपी के लोग उनको तवज्जो मानते हैं, हम बहुजन लोगों को तुम तवज्जो नहीं देते हो, तो भारत इतिहास संशोधन मंडल का तो मानो। 1915 में उन्होंने कहा कि जो ये औरंगजेब की लड़की का और संभाजी महाराज का दूर दूर का संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा कि बंगाल के कुछ लोगों ने, गुजरात के कुछ लोगों ने दूसरी एक लड़की थी औरंगजेब की, उसका शिवाजी महाराज के साथ संबंध जोड़ा, और एक दूसरी लड़की उसका संभाजी महाराज के साथ संबंध जोड़ा। तो ये दोनों बातों को पटवर्धन ने रिजेक्ट कर दिया, और उसका ये कहना है कि पटवर्धन का ये कहना है कि पूरी जिंदगी भर औरंगजेब की जो लड़की है वो जिंदगी भर महाराष्ट्र में उसने कदम ही नहीं रखा, तो औरंगजेब की लड़की और संभाजी महाराज कब मिलते थे? सवाल खड़ा होता है भाई। जो उन्होंने कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं। तुम तो ऐसे संवाद लिख रहे हो जैसे वो फिजिकल उपस्थित है, बकरकार लोग, और आरएसएस के लोग प्रेजेंट कर रहे काल्पनिक चरित्र कि औरंगजेब ने ऐसा कहा, फिर इन्होंने ऐसा जवाब दिया। जो जिंदगी भर महाराष्ट्र में नहीं आई और उनकी जिंदगी भर कभी मुलाकात नहीं हुई, संभाजी महाराज की उम्र 32 साल की है, तो उस लड़की की उम्र 46 वर्ष की है, तो कहाँ से क्या संबंध जोड़ रहे हो? कितनी नीच है ब्राह्मण, कितने नीच है अपने स्वार्थ के लिए, वो कहाँ तक गिर सकते हैं, ये इसका प्रमाण है। तो धर्मवीर के पीछे चरित्र भ्रष्ट नायक संभाजी, ये चित्र खड़ा करना है, फिर धर्म का नायक के रूप में प्रेजेंट करना है, ताकि संभाजी महाराज को किसने पकड़वा के दिया, किसने सुपारी लिया, और उनकी हत्या होने के बाद महाराष्ट्र में और पूना में मुगल शाही आने की बजाय पेशवाई क्यों आई, ये गंभीर बातों पर पर्दा डालने के लिए ये धर्मवीर का सहारा लिया जा रहा है। ये आरएसएस वाले ऐसा कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रवादी वाले ऐसा कह रहे हैं, और राजनीति के लिए कर रहे हैं, ऐसा कह के उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इतिहास को तोड़ मरोड़ा जा रहा है, झूठी बात को इतिहास के तौर पर कहा जा रहा है। अगर आरएसएस के लोग मोर्चा निकाल सकते हैं तो भारत मुक्ति मोर्चा के लोग मोर्चा नहीं निकाल सकते। बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग मोर्चा नहीं निकाल सकते। मराठा क्रांति सेना के लोग मोर्चा नहीं निकाल सकते। झूठ बात को हम सहेंगे नहीं और बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों में ये भी चर्चा है कि जब कोश्यारी और चंद्रकांत पाटिल बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने जब बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के बारे में जो बदनामी कारक जो स्टेटमेंट दिया था, उस वक्त बीजेपी बैकफुट पर थी, उस वक्त बीजेपी आंदोलन की भूमिका में नहीं थी। और जैसे ही अजित पवार की तरफ से ये बयान आया, वैसे ही वो आंदोलन की भूमिका में आ रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपने जो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की बदनामी करने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किताब के रूप में पब्लिश है, और जेम्स लेन हो, तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन क्या नाटक हो या फिल्म हो उससे भी इस प्रकार का बदनामी करने का काम हुआ है या होता है?
सबसे ज़्यादा आरएसएस और बीजेपी या ब्राह्मण्स लोगों ने नॉवेल्स यानी उपन्यास, नाटक, कविता इसको आधार बनाकर ही तो प्रचार किया। 2 फिल्म भी है ऐसी। और जिसको आधार बनाकर वो प्रचार कर रहे हैं उस बातों का कोई इतिहास नहीं है। जैसे नाटक के तौर पर अगर देखा जाए तो वासी बेंद्रे का जो असली चरित्र सामने आया, संभाजी महाराज का वास्तविक चरित्र सामने आया, तो ब्राह्मण लोगों ने देखा कि हम वासी बेंद्रे को हरा नहीं सकते, तो उन्होंने योजना बनाकर कोल्हापुर साइड का एक सावंत युवा को पकड़ा जो राइटिंग अच्छा करता था। तो समाजवादी ब्राह्मण जो बम पुरंदरे का दोस्त था, मराठवाड़ा में नांदेड़ में रहता था, तो नरहर कुरुंदकर ने शिवाजी सावंत को पकड़कर 2-2.5 साल मीटिंग किया और शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण करने की एक उपन्यास प्रकाशित किया। उस नॉवेल का आम लोगों के दिल दिमाग पर आज भी ज़्यादा प्रभाव है। क्यों? क्योंकि उस नॉवेल को उन्होंने पाठ्यक्रम में जोड़ा, मार्केट में लाया, चर्चा का मुद्दा बनाया। तो बेंद्रे द्वारा जो प्रस्तुत किए तथ्य थे, इसका युक्तिवाद ब्राह्मण नहीं कर पा रहे थे। जब वो कर नहीं पाए और उसका प्रचार बहुत बड़े पैमाने पर होता नजर आ रहा था, तो उन्होंने उपन्यास को सहारा लिया, तो वो प्रमाण है। दूसरा एक नाटक लिया, रायगढ़ला जेव्हा जागे थे, यानी रायगढ़ जब जगता है, वसंत कानेटकर, इसके द्वारा एक नाटक पेश किया गया जिसमें संभाजी कितना क्रूर है, संभाजी महाराज को राज की चाहत में वो अपनी सौतेली माँ के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसा मारता है, और अपने खुद के पिता के साथ वो कैसा व्यवहार करता है। यानी जो तथ्य नहीं है, जिसको हिस्ट्री नहीं है, उसको आप नाटक के तौर पर दिखाएं, यानी लोगों का दिल दिमाग खराब करने का काम किया। फिर एक भालजी पेंडारकर जो है, और वो कोई छुपी हुई बात नहीं है, वो आरएसएस के ही फॉलोअर थे, आरएसएस की ही आइडियोलॉजी को मानते थे, या यूँ कहा जाए कि वो आरएसएस के वर्कर ही थे, कोल्हापुर के थे। उन्होंने 2 फिल्म बनाए, मोहित्यांची मंजुला और थोरातांची कमला। इन 2 नाटकों, ये 2 फिल्मों के द्वारा इतना आम लोगों में, महाराष्ट्र के जनता में, जो मराठी भाषा में फिल्म है, उसको इतना प्रेजेंट किया गया। आज भी उसके गाने रेडियो पर सुनाए जाते हैं, मंगेशकर खानदान के लोगों की आवाज़ है। तो उसको इस रूप से प्रचार किया गया कि उसका लोगों के दिल दिमाग पर असर हुआ है। एक फिल्म है मोहित्यांची थोरातांची कमला, उसमें सीन है कि एक शादी हो रही है और सभा मंडप में पंडित जी बुला रहे हैं कि लड़की दूल्हा आ गए, लड़की को लेके आओ। मगर जब वो जाते हैं लड़की वाले लड़की को लेने के लिए बीच वाले कमरे में, तो वो देखते हैं कि संभाजी महाराज उस लड़की को खिड़की से चढ़ गए और उसी खिड़की से उतारकर उस नई दुल्हन बनने वाली जो लड़की है, उस लड़की को भगा के लेके जा रहे हैं। फिर वही दौड़े दौड़े आती है वो, और वो वही शादी का जहाँ मंडप है वहाँ बताया जाता है। तो वहाँ जो डायलॉग दिए गए हैं, वो डायलॉग मराठाओं के तथा संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत ही अत्यंत क्रूर, यानी बहुत ही नीच भाषा में अपमान किया है। ये आ गए हैं, अभी आपकी लड़की तो वो चरित्रहीन व्यक्ति भगा के लेके गया है। और एक शब्द प्रयोग किया गया, ये है बलात्कारी व्यक्ति के, मतलब संभाजी महाराज बलात्कारी खुलेआम। तो उन कथाओं के द्वारा ये प्रोपोगंडा किया गया कि संभाजी महाराज लड़कियों को, जो जिनकी लड़की है शादी उससे भगा के लेके गए, तो चित्र बन गए। यानी वो फिल्म के द्वारा चरित्र चित्रण नहीं किया, चरित्र हनन किया। दूसरी कहानी बताई कि वो कमला वगैरह जो कहानी है, तो पता चला कि ऐसी कोई है ही नहीं, जो कैरेक्टर धरातल पर थे ही नहीं।
या संभाजी ऐतिहासिक नहीं है, या संभाजी महाराज के साथ उनका कोई लिंक नहीं है, ऐसी कहानियों को हिस्ट्री बनाकर पेश किया गया। आपने पूछा इसीलिए बता रहा हूँ, और हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूँ और आंदोलनकारी लोगों को भी मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि वो जो फिल्म है, वो फिल्म उस समय प्रोड्यूस किए गए, उस समय थिएटर में दिखाए गए, लोगों ने देख लिया। अब उसको जाकर काफ़ी ज़माना हो गया, यहाँ तक ये मामला नहीं है, अब वो यूट्यूब पर अपलोड है। जब वो यूट्यूब पर अपलोड है, मिलियंस में उसको देख रहे हैं, उसकी तारीफें हो रही है और उन बातों का लोगों के दिल दिमाग पर असर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक सेंसर बोर्ड होता है, तो उस समय के सेंसर बोर्ड ने मान्यता दे दिया। उस समय के समाज में वो बड़ा जागृति का अभाव होगा, इसलिए विरोध नहीं किया गया। मगर एक फिल्म के द्वारा कितना बड़ा बुरा काम हो गया, आज भी वो फिल्म नई पीढ़ियों को दिखाया जा रहा है। तो केवल एक मुद्दे को आधार बनाकर विरोध करने का मामला नहीं है। ऐसे फिल्म, ऐसे नाटक और ऐसे उपन्यास, इनको पाबंदी लानी चाहिए। और पहले नंबर पर ये जो 2 फिल्म हैं भालजी पेंडार करके, इस फिल्म को जल्द से जल्द पाबंदी लानी चाहिए। और वो पाबंदी लाने के लिए हाई कोर्ट में भी याचिका डालने का हमारा इरादा है, विचार है। और इसके लिए सड़क पर भी आंदोलन करने की हम रणनीति पर विचार कर रहे हैं। वो फिल्म को खारिज कर देना चाहिए। ये सो मोटिव सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर का मामला खड़ा हो सकता है। मगर सरकार इन बातों को प्रमोट कर रही है, इन बातों को खुले तौर पर छूट दे रहे हैं। तो ये ब्राह्मण लोगों की षड्यंत्रकारी नीति है, हम इसका विरोध करेंगे। 2 घटनाएं मेरे अभी मतलब सामने आ रही है। एक घटना वो है जेम्स लेन के द्वारा किताब लिखी गई, उसके बाद उसमें देखा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज, राजे शहाजी राजे, इसके अलावा माँ जिजाऊ, इनके चरित्र की बदनामी हुई। तो कुछ लोगों ने, मराठा जो लोग थे, तरुण युवा लोग थे, उन्होंने वो भंडारकर इंस्टीट्यूट जो है पूना में, उस पर हमला कर दिया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक्त वे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि विचारों की लड़ाई विचारों से लड़नी चाहिए, और ये कहकर उन्होंने जेम्स लेन का समर्थन कर दिया। एक घटना आज की है जब कोश्यारी ने शिवाजी महाराज के बारे में बदनामी कारक स्टेटमेंट दिया। तो क्या ये दोनों घटनाओं को आप एक जैसा ही देखते हैं, या इसमें कुछ फ़र्क है या अंतर हो गया है? बल्कि पुरानी बात को और मान्यता मिल गई जी। जो पुराने समय में जो बदनामी हुई, उसको और ज़्यादा मजबूती से मान्यता मिल गई कि उस समय भी आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मण वेल प्लान बदनामी में सहभागी थे, और आज भी है। वो जेम्स लेन उसका ऑथर है, मगर उसका रियल माइंड बम पुरंदर है, और बम पुरंदर आरएसएस का आदमी है। ये भी आप समझो जरा कि अगर जेम्स लेन के ऊपर कार्रवाई होती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट राष्ट्रवादी और कांग्रेस की, अगर स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई करती है तो कार्रवाई करते करते माइंड तक पहुंचेंगे, और बम पुरंदरे को भी पार्टी बनाया जा सकता है। तो बम पुरंदरे को बचाने के लिए जेम्स लेन के समर्थन में वाजपेयी खुद उतरे, क्योंकि वो आरएसएस का वर्कर था। वो किताब 125 पेज की किताब है। उसकी जो संदर्भ सूची दी है, 80% सबूत या 80% रेफरेंसेस उसने पुरंदरे द्वारा रचित शिव चरित्र के द्वारा ली है। अब शिव चरित्र तो मराठी में था, और मराठी में भी देहाती भाषाओं का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, यानी वो भी एकदम ओपन मराठी नहीं थी, उसमें भी देहाती शब्दों का प्रयोग है, अरबी शब्दों का भी प्रयोग है, उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है, मिक्स है। तो सवाल है, जेम्स लेन अमेरिका में रहने की बजाय पर्वती के पास रहता था क्या बम पुरंदरे के घर में ही रहता था? कहाँ रहता था? उसको मराठी कहाँ से आ गई पुरंदरे की?
और उसने वो रेफरेंस कहाँ से लिए? तो ये एक सोची समझी साजिश है और उसमें भी आरएसएस का हाथ था, इसमें भी आरएसएस का हाथ है। अभी खुली हो गई ये बात, कोई अभी छुपी नहीं रही। वो लोग बखर को अगर छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास मानते हो तो जेम्स लेन ने तो कौन सा सबूत दिया? जोक को सबूत माना। उस किताब में यहाँ तक लिखा है, और ये बात पहली बार ये बात विकार राजवाड़े ने लिखी है। क्या लिखा है पेज नंबर 99 पर? वो तो विवादित स्टेटमेंट है ही, बाप बदलने वाला, मगर उसके नीचे उसने ये लिखा। इसके बारे में मराठाओं ने गौर किया कि नहीं किया मुझे मालूम नहीं। उसमें उन्होंने विभेद पैदा किया कि जीजाबाई साहेब यह यादव घराने की थी, यानी उच्च कुल की थी, क्षत्रिय कुल की थी, और भोसले घराना निचले कुल का था। यानी उन्होंने दोनों कुल में झगड़ा लगा दिया, यानी एक उच्च कुल का है, एक निचले कुल का है। संभाजी महाराज का चरित्रानंद किया, शाहजी राजे का चरित्रानंद किया। तो वो जो प्लान था उनका, वो बहुजन समाज के प्रेरणा पर आघात करने का था, और ये काम उन्होंने किया। ये काम महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने किया, और केंद्र में बैठी हुई सरकार जो थी उस समय भी कांग्रेस की थी, वाजपेयी अपोजिशन में थे। तो उस समय वाजपेयी ने समर्थन दिया, मगर राज्य का जो हाईकोर्ट था, वो हाईकोर्ट में उस किताब के ऊपर पाबंदी लानी चाहिए थी, मगर उसके ऊपर पाबंदी हटाई गई 2006 में। 2004 में ये घटना हुई, और 2009 में केंद्र की सरकार ने उसके ऊपर से पाबंदी हटा दी, ये कहकर कि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है। तो ये कहकर यहाँ के बदमाश भांडरकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बदमाश ब्राह्मण, भारत इतिहास संशोधन मंडल के बदमाश ब्राह्मण, और पूना यूनिवर्सिटी के बदमाश ब्राह्मण ये संस्था के रूप में काम कर रहे थे। यानी बदनामी एक के दिमाग से नहीं चल रही है। मास्टरमाइंड बम पुरंदर है, मगर वो संगठित रूप से आरएसएस का मेंबर है, और ये तीन संस्थाएं प्लान वे में ऐसा कर रहे थे। तो उस समय भी वो संगठित रूप से काम कर रहे थे। राज्य की हाई कोर्ट और केंद्र की सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने उनको बाइज्जत फ्री कर दिया। जो 100-150 रुपये में किताब मिलती थी, आज पब्लिक मार्केट में ऑनलाइन आप उसको खरीद सकते हो। अमेज़ॉन के द्वारा बुक करके आप 3,500 रुपये में उसको लेकर प्रचार कर सकते हो। तो आज ये बहुत ही बेशर्मी की बात है कि बहुजन समाज के जो माँ बाप हैं, हमारे आदर्श है, उनकी चरित्र हनन किया जा रहा है, उनकी नीलामी हो रही है। बदनामी करने वाले किताबों को सेलिंग किया जा रहा है, बदनामी करने वाले ब्राह्मणों को बड़े बड़े अहदे पर बिठाया जा रहा है, उनके संस्थाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। 6 करोड़ रुपए दिए थे बदनामी करने के बाद 2006 को बजट से। तो संगठित रूप से बदनामी हो रही है 2004 में भी, और 2022-23 में भी संगठित रूप से हो रही है। तो इसका अगर मुकाबला करना है तो संगठित रूप से उसका जवाब देना होगा। वो आऊँगा, मैं उस पर आऊँगा कि आपका संगठनात्मक आपकी क्या भूमिका रहेगी। आपने तो कहा कि हम रास्ते पर उतरने के लिए तैयार है, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि 2018 में वडू बुद्रुक, जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि है, समाधि स्थल है, उसको लेकर एक विवाद हुआ था। 5 साल लगभग बीत चुके हैं, 4 साल बीत चुके हैं। तो लोगों में हो सकता है कि उसका विस्मरण हुआ हो कि उस वक्त क्या हुआ था। तो और मीडिया के द्वारा, जो ब्राह्मण मनिया मीडिया है, उसके द्वारा भी तरह तरह की बातें जो है वो फैलाई गई थी। क्या विवाद था वो? छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि स्थल पर 2011 में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा उनकी स्मृति दिन मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया था, और मिलिंद एकबोटे ने उसका विरोध किया था, जिसकी केस अभी भी पूना कोर्ट में चल रही है। मिलिंद एकबोटे ब्राह्मण है,
और हम लोग नॉन ब्राह्मीण हैं। तो हमारे महापुरुष के बाद पास हमको जाने के लिए हम उनको प्रेरणा मानते, उनके पास जाने के लिए रोकने का काम एक ब्राह्मण ने किया। तो वो जो विवाद हुआ आज 2018 में, जो विवाद दिखाई दिया, तो इसकी स्टडी करने के बाद ये हमको पता चला कि मिलिंद एकबोटे का वडू बुद्रुक पर नाजायज तरीके से कब्जा होना, क्योंकि उनकी कहानियां तो आप भीमा कोरेगांव के साथ जोड़कर नहीं लिखे ना, बकर की कहानियां आपने तो मुसलमानों का हेट अभियान करने के लिए प्रेम की कहानियां बनाकर संभाजी महाराज का चरित्र आनंद करके जोड़ी। यानी आपका मोटो क्लियर था, मुगलों के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ आपको जनमानस बनाना है, इसके लिए कर रहे थे। बकर में तो गोविंद गोपाल महार का तो कोई जिक्र है ही नहीं जी। तो उनके द्वारा कब्जा करना ये उस विवाद का मुख्य वजह है। और दूसरी बात, संभाजी महाराज पैदा हुए ये भी एक दिन है और मृत्यु हुए ये भी एक दिन है। तो इतिहास के तौर पर हर बात को जाना जा सकता है। तो उनका मृत्यु इधर ही क्यों हुआ, ये आम सवाल है। उधर पकड़े गए, उधर क्यों नहीं मारा गया, इधर ही क्यों मारा गया? तो लोगों के मन में जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा होने के कारण लोगों को पता चला और वासी बेंद्रे ने पहली बार ये बात सामने लाई। वो खुद कहते हैं कि मैंने 1934-35 के बाद समय का जिक्र किया कि हम पुणे से कुछ लोगों को तुलापुर लेके जाते थे, नदी का वो किनारा, और वहाँ पर हम वही मानते थे कि यही उनका समाधि स्थल है। मगर उन्होंने बाद में स्टडी किया तो पता चला, क्योंकि उन्होंने सनद मिली, शिवाजी महाराज के खानदान के लोगों की सनद मिली, बाद में शाहू राजा की स्कीम मिली, बाद में पेशवाओं के रिकॉर्ड में भी दस्तावेज मिले। उसमें मेंशन है कि गोविंद गोपाल महार है, उसका इस समाधि के साथ ताल्लुकात है, संबंध है। 2015 तक वहाँ बोर्ड था, गांव के लोगों ने लगाया हुआ, उसके ऊपर भी लिखा था कि लक्ष्य याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात है कि गोविंद गोपाल महार का भी इसके साथ संबंध है। तो वो सनद में लिखा हुआ है कि उसकी जिम्मेदारी गोविंद गोपाल महार को दी जाती है, जिसने उसका अंत्यविधि संभाजी महाराज की समाधि स्थल की जिम्मेदारी, जिसने उनका अंत्यविधि करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया उस समय। बेंद्रे साहब इस बात को एग्री करते हैं। तो अब विवाद होने की मूल वजह यह है कि 200 साल जो भीमा कोरे को होने आए थे, अब इसको इस काम में अगर विघ्न डालना है, इस बहुत मेमोरेबल प्रोग्राम है, यादगार प्रोग्राम है, तो इसको अगर विघ्न डालना है, ये प्रेरणा का काम बनेगा। 1 जनवरी 1818 को पेशवाई को ख़त्म हुआ और उधर छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह भोसले महाराज को राजा बनने का अवसर मिला, जो बाजीराव की कैद में थे। तो ये सच्चाई छुप जाए, हम लोगों ने, यानी ब्राह्मण सोचते, हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 1818 के समय के जो वारिस था उनके साथ क्या किया, ये सच्चाई को छुपाने के लिए मनगढ़ंत बातों को तवज्जो दिया गया और झूठ बातों को प्रचार करके उस आसपास के गांव के लोगों को उनकी जाति चेतना को भड़काया गया। और ये काम मिलिंद एकबोटे और ये जो मनोहर भिड़े इसके द्वारा किया गया। रियलिटी क्या है? रियलिटी है ब्राह्मणों को सच सामने आने से डर लगता है। 1818 का सच सामने आने से आज भी ब्राह्मणों को डर लगता है। संभाजी महाराज का मृत्यु कैसे हुई, ये सामने आने को आज भी डर लगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक क्यों ना करा गया, इस पर वो चर्चा भी नहीं करना चाहते। तो रियलिटी ये है कि बहुजन समाज के नायक है छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज। तो इनको आउट किए बगैर बहुजन आंदोलन की नींव को उखाड़ा नहीं जा सकता। तो इस साजिश के तहत ये गेम 2018 में किया गया, यानी ये इसकी असल वजह है जी। हाँ, एक आखिरी सवाल कि ये तमाम बातें आपने कही और ये तो जागृति के लेवल पर ठीक है, लोग देखेंगे, उसको समझेंगे, लेकिन
रिजल्ट के तौर पर, जैसे आपने कहा रास्ते की लड़ाई हो या कानूनी लड़ाई हो, तो उसके बारे में आपकी क्या भूमिका है? संगठनात्मक क्या स्टैंड है आपका अभी? ये सारा तमाशा हो रहा है और हम चुपचाप खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो बदनामी सुनियोजित ढंग से वो कर रहे हैं, प्लानिंग वे में कर रहे हैं, तो इसका जवाब देना होगा। ऑर्गेनाइज वे में अल्पसंख्यक ब्राह्मण लोग झूठ का प्रचार कर रहे हैं, तो सच का प्रचार करने के लिए हम ऑर्गेनाइज वे में मैदान में उतरेंगे। 12 जनवरी को पूना में एक बड़ा हिस्टोरिकल प्रोग्राम का आयोजन किया है माननीय वामन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में, और बड़े बड़े इतिहासकारों को वहाँ इनविटेशन दिया है। अगर इतिहास है तो ऐतिहासिक बातें लाओ आगे, और ऐतिहासिक तथ्य और सबूत हमारे पास है, उसको लाया जाएगा। वो एक जवाब देना है ऑर्गेनाइज वे में। दूसरी बात, इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन की भी घोषणा होने की उस समय संभावना है 12 जनवरी को। तो एक मामला है, जेम्स लेन की किताब को पाबंदी लाना पड़ेगा क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज में है। तो जेम्स लेन की किताब को पाबंद लाने की जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट की है। ये अथॉरिटी स्टेट के पास है, ये अथॉरिटी सेंटर के पास है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार है, केंद्र में ब्राह्मणों की सरकार है, आरएसएस की सरकार है। तो उस किताब के पाबंदी लाने का जरिया न्यायपालिका है, मगर न्यायपालिका को मैनेज करते हैं जैसे पिछली बार हुआ। न्यायपालिका की तो लड़ाई लड़ेंगी। उस समय उन्होंने नहीं सवाल पूछे, हम पूछेंगे, उनको जवाब नहीं देना आएगा। तो वहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में, कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे और मैदान की लड़ाई लड़ेंगे। ये किताब पर पाबंदी लानी होगी, 2 किताबों पर। जेम्स लेन के द्वारा लिखी गई किताब पर पाबंदी लानी चाहिए, और बमो पुरंदरे के द्वारा लिखी गई किताब पर हमेशा के लिए पाबंदी लानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वाद विवाद छेड़ दिया और 2-4 दिन चर्चा कर लिए, इसीलिए मामला ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये दीर्घकाल तक ये जो जहर है उन्होंने डाला हुआ वो अभी भी है। तो ये 2 किताब पर पाबंदी हर हालत में लानी चाहिए। इसके लिए बड़ा आंदोलन हम आने वाले समय में करेंगे, अभियान की शक्ल में करेंगे। जागृति हमारे लोगों को जगाने के लिए हमारा एक लोकतांत्रिक ढंग का साधन है, मगर हम केवल जागृति करते रहेंगे, इससे ब्राह्मणों में कोई सुधार हो तो नहीं रहा है। उल्टा ब्राह्मण नए नए विवाद खड़े कर रहे हैं। तो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करने की योजना है, और बड़े आंदोलन के साथ साथ 12 जनवरी को एक बहुत बड़े विवाद को हम हल करने की प्रक्रिया में हैं, और उसके अंदर सब सारा षड्यंत्र छुपा हुआ है। और वो विवाद है छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म तारीख या जन्मदिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। यानी एक व्यक्ति पैदा हुआ तो एक ही जन्मदिन रहेगी ना, 2-2, 3-3, आपको जैसा लग रहा है वैसा आप करने दे रहे हो। तो वो एक विवाद है, और उस विवाद के साथ ये सारे विवाद जुड़े हुए हैं। ये सारे आज जो विवाद हो रहे हैं, उनका ब्राह्मणाइजेशन करना, उनको ब्राह्मणवादी शक्तियों के द्वारा इस्तेमाल करना, और बाद में उनका चरित्र हनन करना, और अब वो जन्म तारीख के साथ जो विवाद वाला मामला है वो हल करने की प्रक्रिया में हम लोग अभी अग्रसर होने वाले हैं। और 12 तारीख को इसकी माननीय वामन मेश्राम साहब बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। जी, शुक्रिया डॉक्टर खरात सर, बहुत लंबा समय आपने दिया और बहुत विस्तार से जो विवाद महाराष्ट्र में अभी चल रहा है उस पर आपने विस्तार से बात रखी, तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर बात रखी, और किस प्रकार से आरएसएस, बीजेपी या ब्राह्मणवादी ताकतें बहुजन मूल्यवासी बहुजन महापुरुषों की बदनामी कर रहे हैं, वो आपने सबूतों के आधार पर यहाँ पर रखा है। इसलिए हम फिर एक बार डॉक्टर विलास खरात सर का आभार व्यक्त करते हैं, और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, आपके पास क्या तथ्य है, कौन सी किताबें हैं, या आपके पास
पास एक कौन सी ऐसी जानकारी है जिसमें आरएसएस और ब्राह्मणवादी लोगों ने मूल निवासी बहुजन महापुरुषों के बारे में कुछ बदनामी करने वाला जो रिकॉर्ड है या ऐसी कोई बातें लिखी है? आपके पास अगर कोई जानकारी है तो हमें कमेंट में लिखिए। ये वीडियो लाइक कीजिए और इसे और लोगों तक, अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।